ये हमारा भी चेक करें, ओके ठीक है। जी जस्ट मिनट में देखता हूँ। जी सर आप लाइव हैं, जस्ट में शूट। बस मैं ज़रा कैजुअल में हूँ, मैं इसके लिए जो तो मादत खां। नहीं नहीं सर मैं कॉल यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, फिर आप वहीं पे आपसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ओके। Okay, so let's start the session and Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ ब्रीफली। आफाक अहमद अब्बासी मेरा नाम है और I graduated from Rawalpindi Law College back in 2020, and after that I practiced law in Islamabad and Rawalpindi sessions and district and session court. And in 2020, in 2024, I did my LLM in human rights from International Islamic University, Islamabad. And last year, I was appointed as assistant public prosecutor in KPK, and recently I'm serving our district of Tabad as assistant public prosecutor. And hopefully, you can hear me clearly. And there is anything wrong with voice, you cannot, in case, hear me properly, you can just put in the message. So हम स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है आज जिस पे हमने डिस्कशन करनी है वो एफआईआर है और इन्वेस्टिगेशन है। सो बिफोर डाइविंग इनटू द सब्जेक्ट डायरेक्टली, दैट इज एफआईआर, चूंकि we all know that in criminal law, so in battlefield of criminal law, the war is between the prosecution and defense. और
जो क्रिमिनल लॉ है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए यू हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस, prosecution approach and defense approach. So prosecution approach is very different from the defense approach. But for practical purposes, they both are interlinked. If, if you are if you want to be a good defense lawyer, you must be a good prosecutor. क्योंकि जो prosecutor है उसकी जॉब ये है कि टू इट्स लाइक building a complete strong structure, और prosecution की जॉब ये है to build a strong resilient complete structure of evidence, और डिफेंस की जॉब ये है to point out the bricks, the ingredients, the components which are missing in the structure which prosecution is supposed to be. If you are, if you don't know what completes the structure, you cannot know what are the defects in the structure. So अगर आप, I know कि practical purposes के लिए जो डिफेंस साइड के जो लॉयर्स हैं उनका एक नाम होता है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस डिफेंस की डिमांड ज्यादा है, बट you cannot name a good defense lawyer who is not a good prosecutor. So, otherwise भी आप एज ए प्राइवेट प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू हैव टू प्ले बोथ साइड, कभी आप कंप्लेनेंट साइड से होते हैं, कभी आप डिफेंस साइड से होते हैं। बट यहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इस डिस्कशन को मैं या तो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से लेके चल सकता हूँ या प्रोसिक्यूशन के पर्सपेक्टिव से लेके चल सकता हूँ। एंड द राइट अप्रोच इज टू टेक इट एट prosecution as a in the aspect of prosecution की जो अप्रोच है उसके साथ हम लेकर चलें। तो हम एफआईआर वहां से आप जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह से लॉ को लॉ की जो क्रिमिनल लॉ है वो मशीनरी को कैसे एक्टिव किया जाता है, उसका ड्यू कोर्स क्या है। जब आपके जहन में ये चीज होगी कि ड्यू कोर्स क्या है, तो जहां पर भी केस फाइल आपके सामने होगी उसमें जो मिसिंग जो चीज होंगी तो वही आपका डिफेंस है, वहां से ही आप अपना डिफेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। सो जो क्रिमिनल लॉ है उसको जनरली स्पीकिंग हम एफआईआर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। देयर आर अदर वेज टू विच आर प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी, बट हम जो जनरली जो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है टू पुट क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, वहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले एक अकरेंस हुआ, एक ऑफेंस कमिट हुआ, सो you have to report the matter to police. Now we have two scenarios. एक ये है कि जो ही एक ऑफेंस कमिट हुआ तो आप उसको रिपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में चले गए, थाने में चले गए। दूसरा सिनेरियो ये है कि लेट्स से कि आप इंजर्ड हो गए, तो बजाय थाने में जाने के एज ए यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन आप वहां से आप जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे फॉर गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि जब आप हॉस्पिटल में गए तो वहां पे आपने जो स्टोरी है, जो अक्रेंस है, जो फैक्ट्स ऑफ द अक्रेंस हैं वो आपने रिपोर्ट किए पुलिस को एट द हॉस्पिटल, नॉट एट द पीएस। जब आप वहां हॉस्पिटल में पुलिस को आपने मैटर रिपोर्ट किया, नाउ पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड
to reduce the same into writing. वो इसको राइटिंग में ले आने के बाद जो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, इसको हम केपीके में हम इसको मुरासला बोलते हैं एंड पंजाब में इसको इस्तिगासा कहते हैं। दैट इज नॉट एफआईआर, दैट इज इस्तिगासा और मुरासला। इफ द मैटर is reported to the police outside the police station and the police officer or official has reduced the same into writing, that document is called murasala or istighasa। और उसको पुलिस ऑफिसर राइटिंग में ले आने के बाद उसको डिस्पैच करता है पुलिस स्टेशन। नाउ जब पुलिस स्टेशन में ये मुरासला या इस्तिगासा आया, या फिर आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में मैटर को रिपोर्ट करने के लिए चले गए, तो वहां पे एक पुलिस ऑफिशियल इज कॉल्ड मुहर्रर, जिसके पास जो रजिस्टर्स हैं डिफरेंट, उनकी कस्टडी होती है। वो डिफरेंट रजिस्टर्स जो हैं पुलिस स्टेशन में उनको मेंटेन करता है और वो एफआईआर चार्ज करता है। जब उसको आप रिपोर्ट करेंगे मैटर, या इन केस ऑफ इन शेप ऑफ मुरासला और इस्तिगासा उसके पास एक मैटर आया, now what he has to see के contents of the murasala, contents of the application or contents of the story, if complainant is conveying verbally, इन contents की रोशनी में कोई cognizable offense constitute होता है या नहीं। So there are now three scenarios कि मुहर्रर ने आपकी स्टोरी सुनी, या मुरासला या इस्तिगासा उसके पास जो रिटन शेप में है उसको पढ़ने के बाद वो ये समझता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ। नाउ ही इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर क्या है के थाने के अंदर 25 रजिस्टर्स हैं, उनमें से एक रजिस्टर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर, जो एक सीरियल नंबर हर उसके हर पेज पे सीरियल नंबर्स होते हैं और सीरियल वाइज जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और रिपोर्ट हुआ है उसने उस रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी है। जब उस रजिस्टर में एंट्री करेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो रजिस्टर है उसमें एंट्री करेगा, दैट इज कॉल्ड एफआईआर। और अगर वो ये समझता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, even then he is bound to incorporate the contents, the story he received from the complainant into another register that is called station diary, जिसको हम नॉर्मली आम लैंग्वेज में जिसको हम रोजनामचा कहते हैं। एंड द थर्ड सिनेरियो इज दैट कि he is doubtful about whether the offense, cognizable offense has been committed or not। अगर तो वो क्लियर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। अगर वो क्लियर है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो इसकी रोजनामचे में एंट्री करेगा। और अगर वो इन मिडल है, डाउट में है, तो फिर 157 के अंदर वो एक दरियाफ्त करती है पुलिस टू नो वेदर द ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस वाज कमिटेड और नॉट। नाउ हम एफआईआर चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कि उसके आगे क्या प्रोसीजर होगा, 157 की जो दरियाफ्त है उसमें आगे क्या प्रोसीजर होगा। हम अपने आप को लिमिट करते हैं कि जब एफआईआर तक, कि एफआईआर में मैंने आपको बताया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ तो उसमें वो एफआईआर को रजिस्टर करे। 154 सीआरपी, सेक्शन 154 सीआरपीसी के नीचे। नाउ व्हाट इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस को जानने के लिए हम जाएंगे सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी,
की डेफिनेशन जो क्लॉज है वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। जब हम सेक्शन 4 की क्लॉज एफ एंड एन को रीड आउट करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब हमें यह समझ आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन which in which a police officer may arrest the accused without warrant. So, जिस ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर अक्यूज को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ हाउ डू वी नो कि कौन से ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर और कौन से ऑफेंस में विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता अक्यूज को। For knowing that, we have to consult the Schedule 2 of CRPC. अगर आप Schedule 2 CRPC के Schedule 2 को कंसल्ट करते हैं, उसको देखते हैं, तो वहां पे उस स्केड्यूल के 8 कॉलम्स हैं।